प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइको और लोगोस शब्द से बना है। साइको का अर्थ है आत्मा या सोल तथा लोगस का अर्थ है विज्ञान या स्टडी अर्थात आत्मा का विज्ञान। स्टडी ऑफ सोल। मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में जानी जाती थी और यह एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी। मनोविज्ञान का विकास 4 स्टेप में हुआ था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। उसके पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसके पश्चात मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। हम ये देखेंगे कि प्राचीन समय में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। प्रारंभ से लेकर के 15वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में थी। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था और प्राचीन समय में इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में ही जाना जाता था। इसके समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और एरिस्टोटल। इसके पश्चात जब आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाने लगा तो ये कहा कि आत्मा का स्वरूप और आकार क्या है। जब किसी चीज का यदि स्वरूप और आकार नहीं है तो उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करेंगे। इस बात के कारण से आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क से विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी जिसे मध्य युग कहा जाता है, मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में जानी जाती थी और इसके समर्थक थे पोम्पोनेजी। मन के विज्ञान के रूप में भी इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि बालक, पशु और विक्षिप्त व्यक्तियों का मन का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके पश्चात में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। चेतना के विज्ञान से तात्पर्य है कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया में जो अनुभूति व्यक्ति को होती है वही चेतना कहलाती है। और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जेम्स सल्ली और वाइब थे। इसमें हम ये मानते हैं कि चेतना के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतना 1/4 भाग है मन का, 3/4 भाग अचेतन होता है। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या गुटरगु चल रहा है, उसकी जानकारी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं चेतना के माध्यम से। इसलिए मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। व्यवहार आधुनिक समय मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार की गई और इसके समर्थक थे वाटसन, स्किनर और पावलेव थे। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान से तात्पर्य है कि उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही व्यक्ति का व्यवहार होता है। जैसे कक्षा के अंदर शिक्षक पहुंचा और पहुंचने पर जो है छात्रों ने शिक्षक को देख करके सम्मान के लिए खड़े हुए। इस जहां अध्यापक का कक्षा में आना एक उद्दीपन है और छात्रों का खड़ा होना अनुक्रिया है, उसका व्यवहार का, छात्रों के व्यवहार का पता लगता है। इस प्रकार उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया व्यवहार कहलाती है और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा है। मनोविज्ञान की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है।
स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। क्रो कहता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ट, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था पर्यंत अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। W.V. कॉल्सनिक ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दिए जाने पर मनोविज्ञान ने बल दिया। प्राचीन समय में हमारी शिक्षा में शिक्षक को धुरी के रूप में माना जाता था और पाठ्यक्रम एक मध्यस्थता का काम करता था और बालक उस पाठ्यक्रम को ग्रहण करता था। शिक्षक जो पढ़ कर के आया है, विद्यार्थी को उसे पढ़ना ही पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में मनोविज्ञान ने यह परिवर्तन किया और कहा कि बालक की रुचि, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। वर्तमान समय में बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान करने की बात मनोविज्ञान ने की थी। दूसरी, अवस्थाओं का ज्ञान। अवस्थाओं का ज्ञान से तात्पर्य है कि शैशव अवस्था 5 वर्ष तक, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 13 से 18 या 19 वर्ष तक की। इन अवस्थाओं का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए और अवस्थाओं के अनुसार ही बालक का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि हर अवस्था के एक अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि शैशव अवस्था में बालक घुटनों के बल चलता है और जैसे ही वो बाल अवस्था में पहुंचता है तो अपने पैरों के बल से चलने लगता है और किशोर अवस्था में पहुंचते ही वो अपने अकड़ करके चलता है। तो बालक के अपने-अपने अवस्थाओं के लक्षण हैं, उन अवस्थाओं का ज्ञान जो है एक शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति एवं सफलता। प्राचीन समय में शिक्षा में ज्ञानात्मक उद्देश्य पर विशेष रूप से बल दिया गया था और मनोविज्ञान ने कहा कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों की प्राप्त करने पर ही बालक का विकास किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने विशेष रूप से तीनों को उद्देश्य के रूप में मान करके चल करके बालक का विकास करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण। बालक की अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। शैशवावस्था, बालावस्था, किशोर अवस्था, इन बातों को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ से आगामी क्रियाएं। प्राचीन समय में बालक के मानसिक विकास पर ही विशेष रूप से बल दिया जाता था और उसके लिए पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाता था। लेकिन मनोविज्ञान ने कहा कि पाठ्यक्रम से बालक का मात्र ज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बालक का संपूर्ण विकास करने के लिए ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करने के लिए पाठ से आगामी क्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन की विधियां। प्राचीन समय में हम ये देखते हैं कि मौखिक विधि या व्याख्यान विधि से ही विशेष रूप से पढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन मनोविज्ञान ने कहा कि नहीं, बालक को खेल विधि के माध्यम से, किंडरगार्टन विधि से, प्रोजेक्ट मेथड से, समस्या समाधान विधि से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इस अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को नियमों के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम दिए थे, उनका कक्षा में प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का ध्यान रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। अनुशासन की व्यवस्था। प्राचीन समय में डंडे के बल पर जो है अनुशासन रखा जाता था। मनोविज्ञान ने कहा कि इससे बालक में स्थायी रूप से सुधार नहीं किया जा सकता है। प्रेम और स्नेह के माध्यम से बालक का विकास किया जा सकता है। इसलिए बालक में भय के माध्यम से हमें कभी भी अनुशासन नहीं करना चाहिए। दंडात्मक अनुशासन के बजाय हमें प्रेमपूर्ण अनुशासन पर बल देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता कि हर बालक में अपनी-अपनी क्षमताएँ होती हैं, अलग-अलग योग्यताएँ होती हैं। हर किसी भी बालक को हम एक ही नंबर के यदि जूते पहनाएँ तो ये ठीक नहीं है।
इसलिए बालक को अपनी भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह मनोविज्ञान ने कहा कि हर बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक रूप में भिन्न होता है और उस भिन्नताओं को ध्यान में रख कर के ही बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मापन एवं मूल्यांकन मनोविज्ञान ने जो परीक्षा पद्धति थी उस पर विशेष रूप से बल दिया जाता था। आज उन सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है और आज वर्तमान में हमारी जो परीक्षा पद्धति है वो प्रैक्टिकल बेस और सैद्धांतिक बेस दोनों बेस पर आधारित करने पर जोर दिया। पहले परीक्षाएँ सिर्फ़ मौखिक परीक्षाएँ होती थी या लिखित परीक्षाएँ होती थी। आज प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर, सैद्धांतिक परीक्षाओं पर और इसके साथ पाठ्यगामी क्रियाओं की परीक्षाओं पर विशेष रूप से बल दिया जाने लगा है।